वह अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहता, उस अधिकार को अनेक लोगों के बीच बांटा जाता है। इसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। जब लोकतंत्र में अधिकार या शक्ति को अनेक लोगों में, अनेक समूहों में और वर्गों में बांटा जाता है, तब उसको सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो यह साझेदारी लोकतंत्र में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है। जनता का शासन है तो जनता में अधिकांश लोगों के बीच वह शासन बटा हुआ होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि लोकतंत्र जो है वह सफल है, अन्यथा लोकतंत्र को सफल नहीं कहा जा सकता। तो आज जो है सत्ता की साझेदारी को समझने से पहले दो एग्जाम्पल दिया गया है, दो देशों का एग्जाम्पल। उन एग्जाम्पल से हम यह समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, करने से क्या लाभ है और नहीं करने से क्या लाभ है, सत्ता की साझेदारी करने से क्या नुकसान हो सकता है और नहीं करने से क्या नुकसान हो सकता है। मतलब इसका सब हानि लाभ हर पक्ष को देखते हुए चलना है। पहले तो सत्ता की साझेदारी को समझेंगे, किन देशों ने सत्ता की साझेदारी किया, किन देशों ने नहीं किया, और फिर सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है, यह सब इस टॉपिक में दिया है। तो इसको समझाने के लिए जो है बेल्जियम का उदाहरण दिया गया और एक उदाहरण श्रीलंका का दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले बेल्जियम का उदाहरण को देखेंगे। तो बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक देश है। पहले शॉर्टकट में समझ लो कि यूरोप का एक देश बेल्जियम, जहां अनेक वर्ग के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। तो उन अलग अलग वर्गों के बीच में आपस में झंझट होता था, आपस में टकराव होता था। तो टकराव होने से तो वहां समस्या पैदा हो गई, लेकिन फिर वहां के लोग मिल बैठ करके सत्ता की साझेदारी किए। वहां जितने भी ग्रुप के लोग थे उन्होंने आपस में सत्ता की साझेदारी की, और यह साझेदारी करने के बाद बेल्जियम की सभी समस्याएं खत्म हो गई और वहां पर अमन चैन आ गया, शांति आ गई, और लोग बड़े खुश होकर के अब बेल्जियम देश में रहने लगे। तो यह हुआ कि सत्ता की साझेदारी किया अच्छे ढंग से, तो वहां सुख शांति छा गई और बेल्जियम यूरोप का एक संपन्न देश बन गया। दूसरी ओर हम लोग श्रीलंका का एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। वहां भी दो ग्रुप के लोग थे, सिंहली थे और तमिल थे। तो उन दो ग्रुप के बीच में आपस में लड़ाई होती थी, लेकिन वहां पर सिंहली लोगों ने तमिल लोगों को अधिकार नहीं दिया, सत्ता की साझेदारी नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका में लड़ाई होने लगी, दोनों ग्रुप के बीच आपस में झंझट होने लगा। तो इस प्रकार से जो है श्रीलंका में अनेक समस्याएं पैदा हो गई। तो एक तो हो गया बेल्जियम का एग्जाम्पल और एक हो गया श्रीलंका का एग्जाम्पल। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी हुई हुई तो वह देश आदर्श देश बना और काफी प्रगति किया। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं हुई, वहां बहुसंख्यकवाद आ गया। तो उससे क्या हुआ, उस देश में समस्याएं पैदा हो गई, गृह युद्ध होने लगा और बहुत लड़ाई हुई। तो इस प्रकार से बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों का देखना है। हम टॉपिक पढ़ाते जाएंगे और टॉपिक के अनुसार बाद में तुम लोगों को नोट्स भी बनाना है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है बेल्जियम की जातीय बुनावट। बेल्जियम की जातीय बुनावट मतलब बेल्जियम में किस किस प्रकार के, जातीय बुनावट का मतलब हुआ कि किसी देश की जनसंख्या में अलग अलग समाज के जो लोग रहते हैं या समाज का जो विभाजन होता है वह किस रूप में, इसको कहेंगे बेल्जियम की जातीय बुनावट। तो हम देखते हैं कि बेल्जियम में 3 प्रकार के लोग थे। पहला हो गया डच भाषा बोलने वाले, दूसरा हो गया फ्रेंच भाषा बोलने वाले, और तीसरा जर्मन भाषा बोलने वाले। तो यह है बेल्जियम की जातीय बनावट। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोग जो है वो अधिक संख्या में थे, 59%, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम संख्या में थे, 40%। जर्मन वाले लोग मात्र 1% थे। इस प्रकार से बेल्जियम में अलग अलग भाषा के लोग थे। अब उनका समस्या क्या था? समस्या यह था कि डच बोलने वाले लोग अधिक संख्या में थे, फिर भी वह पिछड़े हुए थे, शिक्षा में वह पिछड़े हुए थे, नौकरी में भी ज्यादा नहीं थे, तो पैसा उसा भी उनके पास में ज्यादा नहीं था। तो डच बोलने वाले लोग संख्या में अधिक होने के बावजूद वहां पर बेल्जियम में धन संपत्ति के मामले में, शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए थे। इससे डच लोगों को अच्छा नहीं लगता था।
दूसरा बात क्या हो गया कि बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहां पर फ्रेंच लोग बहुत ज्यादा थे। अब देश की राजधानी वहां का प्रतीक होता है, तो ब्रुसेल्स में तो फ्रेंच लोग ही छाए हुए रहते थे। इससे भी जो है डच लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो इस प्रकार से जो है यह हो गया बेल्जियम की समस्या। पहले हम लोग इसमें बेल्जियम की जातीय बनावट को देख लेंगे, उसके बाद हम जो है इसकी समस्याओं पर भी दोबारा से प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले बेल्जियम की जातीय बनावट को देख लो तुम लोग, है ना। इसको ब्लैक बोर्ड पर भी बनाया है, ब्लैक बोर्ड पर भी देख सकते हो। बेल्जियम की जातीय बनावट, पहला हो गया डच भाषा बोलने वाले। डच भाषा बोलने वाले लोग 59% थे। और किस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का नाम लिख दिया है, फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले थे। दूसरा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग 40%, जो कि बेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले थे। और तीसरा, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, जो कि मात्र 1% थे और जो बेल्जियम की पूर्वी सीमा पर रहते थे, बेल्जियम के पूरब में। ये हो गया बेल्जियम की जातीय बनावट। यहाँ तक क्लियर है। अब चले आओ बेल्जियम की समस्या। बेल्जियम की समस्या जानना है तो आप सेकंड पैराग्राफ में चले आइए, वहां आपको बेल्जियम की समस्या समझ में आ जाएगी। कोई स्टूडेंट देखो, कोई एक स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ को पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बेल्जियम में समस्या क्या थी। कौन पढ़ेगा बोलो? एक स्टूडेंट कोई पढ़ना है, पहले पेज से ही सेकंड पैराग्राफ। आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, एक स्टूडेंट कोई पढ़ो इसका सेकंड पैराग्राफ जो है, फिर हम एक्सप्लेन भी कर देंगे उसको। मोनू, अरे कौन पढ़ेगा? कोई एक स्टूडेंट पढ़ो। हम नहीं पढ़ सकते सर, इधर बहुत हल्ला हो रहा है, आवाज बढ़िया से नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तुम म्यूट कर लो अपना। मेरे पास बुक नहीं है सर। सर कहाँ से पढ़ना है? जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसके पास बुक नहीं है उसको तो हमने पूछा नहीं कि बुक है कि नहीं है ना। अब सब स्टूडेंट कहेगा सर कि कहाँ से बुक पढ़ना है? है, पेंसिल है, सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है ना। सर सच्चा ये सत्ता की साझेदारी वाला है ना? बेल्जियम और श्रीलंका लिखा हुआ है ना पेज नंबर 2 में, उसी में सेकंड पैराग्राफ। सर यस सर। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे चलो ठीक है, पूरा पढ़ लो। यस सर। हाँ पूरा पढ़ लो, पूरा पैराग्राफ। इन दोनों टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे। चलो अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले तो वहां पर यह दिया है कि बेल्जियम में अधिक लोग किस भाषा के थे, तो अधिक लोग जो है तुमको डच बोलने वाले थे। डच बोलने वाले लोग अधिक थे,
वो 59% थे, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से और शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए थे। फ्रेंच बोलने वाले लोग कम संख्या में थे, लेकिन वही अधिक समृद्ध थे और अधिक ताकतवर थे। इसके कारण से डच बोलने वाले लोग नाराज रहते थे। एक समस्या हो गया। दूसरा समस्या क्या था कि जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, उस राजधानी में तो डच भाषी संख्या में भी कम थे, मात्र 20% थे, जबकि पूरे देश में वो अधिक थे। इस राजधानी में वो अपने आप को और भी कमजोर और अल्पमत पाते थे। इस वजह से डच लोग जो है बहुत नाराज रहते थे और उनका फ्रेंच लोगों के साथ में टकराव होता था। यह हो गया बेल्जियम की समस्या। इसके बाद अब हम लोग बेल्जियम की समस्या, जब बेल्जियम को देखा है तो इसके समाधान का भी देखेंगे, है ना। तो इसके बाद जो टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा बेल्जियम में समस्या का समाधान। टॉपिक का नाम लिख लो, बेल्जियम की समस्या का समाधान। और उसके लिए बेल्जियम ने क्या किया? सत्ता की साझेदारी की। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी, तो वहां 4 प्रकार से सत्ता की साझेदारी की गई। बेल्जियम में जो है 4 प्रकार से साझेदारी की गई। वहां पर अलग अलग प्रकार की सरकारों की व्यवस्था की गई, जैसे केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, ब्रुसेल्स की सरकार और फिर सामुदायिक सरकार। हम इसको समझाने की दृष्टि से पहले केंद्रीय सरकार और फिर राजधानी की सरकार लिख सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है ना, तो आ जाएगी, है ना। आएगी तभी जाएगी, आवाज का तो यही होगा। फिर उसके बाद में हो गया क्षेत्रीय सरकार। सरकार और अंत में जो है सामुदायिक सरकार। अभी आवाज आ रही है क्या हमारी? यस सर। तो ये 4 प्रकार की वहां पे सरकार की व्यवस्था की गई। चार प्रकार की सरकार की व्यवस्था करके वहां पर सत्ता की ऐसी साझेदारी की गई जिससे कि लोगों को जो है कोई समस्या नहीं आए। पहले इसको समझ लो, है ना। तो क्या किया गया? इसके लिए उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया। तुम्हारे बुक में दिया है 1970 से लेके 1993 के बीच संविधान में अनेक संशोधन किए गए और इन संशोधनों के फलस्वरूप वहां एक नया मॉडल बनाया गया, एक ऐसा मॉडल बनाया गया जिससे सभी समुदाय के लोग वहां खुशी खुशी रहे। तो अनेक प्रकार का सरकार बनाया गया वहां पे। तो पहला था केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार में उन्होंने क्या किया? केंद्रीय सरकार में डच को और फ्रेंच को 50-50% सीट दिया गया, मतलब आधा आधा सीट बांट दिया गया। जैसे आपका होता है ना केंद्र सरकार, जैसे लोकसभा इलेक्शन होता है भारत में, तो जो भी सीट था उसमें आधा आधा सीट इन लोग आपस में बांट, 50% डच को मिलेगा, 50% फ्रेंच को मिलेगा। यद्यपि डच लोग अधिक संख्या में थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम लोग का आधा आधा सीट रहेगा। इसके बदले में जो वहाँ की राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहां तो फ्रेंच लोग ज्यादा थे, लेकिन वहां भी राजधानी में एक अलग सरकार बनाया, उसमें भी 50-50 बांट दिया फ्रेंच को और डच को।
तब क्या हुआ कि दोनों को लगा कि चलो ठीक है, एक तरफ हम लोग 50-50 हो गए तो राजधानी में भी हम लोग को 50-50 मिल गया। इस प्रकार से जो है फ्रेंच और डच ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आधा आधा सीट बांट दिया। तीसरा काम उन्होंने यह किया कि क्षेत्रीय सरकार जो बनती है, जिसको हम लोग राज्य सरकार बोलते हैं, उस क्षेत्रीय सरकार में उन्होंने क्या किया, उसमें स्वायत्तता दे दी, मतलब काफी अधिकार दे दिए। जो राज्य की सरकारें होती थी उनको बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए जाते थे और वो राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं रहती थी। इससे फायदा ये हुआ कि जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग रहते थे वो अपनी जाति के हिसाब से अपना क्षेत्र का सरकार चलाते थे, उसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो इस प्रकार से जो है यह राज्य की सरकारों में अधिक शक्तिशाली बना करके उनको पावर दिया गया। और चौथा था सामुदायिक सरकार। यह जो है भाषा संबंधी मुद्दे पर, संस्कृति संबंधी मुद्दे पर काम करती थी। तो इसमें उन्होंने क्या किया, डच, फ्रेंच, जर्मन तीनों को समान अधिकार दे दिए कि तीनों सरकारें अपने अपने भाषा संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो है काम करेंगी। इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि वहाँ 3 प्रकार की सरकार बनाई गई और बड़े बढ़िया से जो है तीनों सरकार को उन्होंने जो है मैनेज कर दिया, है ना। सर एक वो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर। तो यह हो गया कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की गई या बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं। अगर यह पूछता है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल को स्पष्ट करें तो उसमें यही सब बात आएगा। बेल्जियम के मॉडल में 4 प्रकार की सरकार की व्यवस्था की गई। पहले आप लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। 1970 से 93 के बीच संविधान में अनेक संशोधन किए गए ताकि सभी लोग मिलजुल कर रह सकें, सबको अच्छा लगे। और उसके लिए जो 4 प्रकार की सरकार थी वो इस तरह से थी। पहला हो गया केंद्रीय सरकार, उसमें डच और फ्रेंच को 50-50 हिस्सा दिया गया। दूसरा मैंने राजधानी सरकार लिख दिया ताकि समझ में आए। राजधानी सरकार में भी जो है दोनों को 50-50 किया गया। तीसरा हो गया क्षेत्रीय सरकार। क्षेत्रीय सरकार को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए ताकि वो केंद्र के अधीन नहीं रहे, अपने फैसले खुद ले सके। और चौथा हो गया तुम्हारा सामुदायिक सरकार, जिसको संस्कृति और भाषा के संदर्भ में कामकाज देखना था, तो सब अपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए या अपने अपने जाति के लोगों के लिए काम देखते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी को बहुत बढ़िया से किया गया, जिससे कि सभी लोग जो है अच्छे प्रकार से रहने लगे और वहाँ गाँव का समाधान अच्छी तरीके से हो गया। ये सबको एक्सप्लेन करना है, तो मैंने केवल शॉर्टकट में समझाने के लिए आपको लिख दिया। बेल्जियम में जो है सत्ता की साझेदारी कैसे कैसे की, आवाज नहीं आ रहा सर। चलो कहीं कुछ वाइब्रेशन का प्रॉब्लम होगा, है ना। तो केंद्र सरकार की व्यवस्था थी, राजधानी की सरकार की व्यवस्था थी, क्षेत्रीय सरकार की व्यवस्था थी और सामुदायिक सरकार। ये सबको पढ़ लो अच्छा से। उसके बाद किताब में जो दिया है उसको भी पढ़ लेना है, पढ़ के तब इसका डिटेल में नोट्स बना लेना है, तभी बात समझ में आएगा, है ना। उसके बाद कहता है कि बेल्जियम मॉडल जटिल तो था, क्योंकि दुनिया के अन्य किसी भी देश में इस तरह का मॉडल नहीं देखा गया जैसा कि बेल्जियम में देखा गया, लेकिन यह मॉडल सफल रहा। कैसे सफल रहा? क्योंकि इससे वहां पर गृहयुद्ध नहीं हुआ, दुनिया का एक एडवांस कंट्री बन गया बेल्जियम, अमीर देश बन गया। बेल्जियम दुनिया का एक प्रगतिशील देश बन गया और यूरोप का मुख्यालय भी बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स को बनाया गया। जब तुमको राजधानी की सरकार लिखा है तो समझ जाना वह ब्रुसेल्स की सरकार है, ब्रुसेल्स की सरकार को ही राजधानी की सरकार लिखा है। तो इस प्रकार से जो है ये हो गया। क्या भाई तुम लोग चैट में मशगूल हो गए क्या?
हाँ, आज पढ़ाई फिर ऑफ कर दें? नो सर। चैट करोगे पढ़ाई ऑफ कर दें? कौन कौन चैट किया है? 31 स्टूडेंट्स का चैट दिखा रहा है इसमें। कंचन कुमारी, मौसम सिंह, पिंकी यादव, स्वांगी सुमन, कुमार कुंज। चैट को डिलीट तो नहीं कर सकोगे तुम लोग? चैट करोगे अगर तो ये सब रिकॉर्ड में आ जाता है ना? अरे ये लोग चैट क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, क्लास आज तक रहने देते हैं, तुम लोग चैट कर लेना, फिर जिस दिन पढ़ाई का मूड रहेगा उस दिन बता देना, है ना? हमको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सिविक्स दोनों पढ़ाना है, इसलिए सोचा कि आज ले लेते हैं। क्लास में प्रॉब्लम भी हो सकता है ना? चलो आज क्लास तब रहने देते हैं, नहीं करना है क्लास तो, ठीक है ना? नो सर, नहीं सर, पढ़ाइए है ना? पढ़ाइए। हाँ, कंचन